हमारे स्टूडियो में जनपद सोनभद्र के ओपरा निवास करने वाले महेंद्र पांडे जी, जो क्रेशर व्यवसायी हैं, आज हमारे बीच स्टूडियो में आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर क्रेशर व्यवसाय के संदर्भ में मुझसे आपने पर प्रकाश डालने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद सर। ये आज के डेट में ये खनन क्षेत्र जो है, ये एक समस्या का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसमें हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि खनन क्षेत्र में जो समस्या आ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों आखिर इस तरह की समस्या आ रही है और जो व्यवसाय पे जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है? गुप्ता जी, इसका कारण मुख्य ये है, यहाँ पर जो पहले लीजें, छोटी लीजें थी जी, और मैक्सिमम एम्प्लॉइज में इन्वॉल्व थे और उसमें भ्रष्टाचार के चांसेस कम थे। लेकिन जब से ई टेंडरिंग के माध्यम से ये टेंडर निर्गत किए गए, बड़े टेंडर हुए, उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हुए और शासन और स्थानीय प्रशासन और बड़े लोग जो क्षेत्रीय न होने के कारण वो अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू किए और प्रशासन को, जो स्थानीय प्रशासन है वो शासन को हमेशा मुगालते में मतलब गुमराह करता रहा। कभी कभी शासन के संज्ञान में चीज डाली भी गई, लेकिन शासन स्थानीय लोगों की बात को न सुनकर शासन अपने प्रशासन के जो इन्वॉल्व अधिकारी हैं या यहाँ जो बड़े व्यवसायी हैं उनको उन्हीं की बातों पर ध्यान रखते हुए इसका समाधान सही रूप से कर नहीं पाया। नहीं तो ये इसमें व्यवसायी लोग भी तो मतलब जा करके अगर यहाँ से अगर निदान नहीं हो पा रहा है तो मुख्यमंत्री से, प्रमुख सचिव से और खनन निदेशक से भी तो मिलकर के बातें करनी चाहिए थी। इस पर एक बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव आरपी सिंह साहब को एक बार, जो प्रमुख सचिव आईएएस सीनियर आईएएस प्रमुख सचिव आईएएस वो मुख्यमंत्री थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने उस पर कोई बहुत अथेंटिक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो खनन निदेशालय और वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो काम कर रहा है, हम उसके दिशा निर्देश जो वहाँ से रिकमेंडेशन आती है उसके आधार हम काम करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को, यहाँ क्रेशर व्यवसायियों को जो 2-4 लोग मिलने गए थे, उसमें जनार्दन सिंह थे और अदर्श थे, हम लोग थे, उसमें उन्होंने कहा कि आप आरपी सिंह प्रमुख सचिव जो हैं उनसे मिल लीजिए। लेकिन आरपी सिंह जो प्रमुख समय उसमें मौजूद थे, उन्होंने बहुत उसका सही निदान नहीं निकाला और एक केवल हम लोगों को भटकाने के दृष्टि से उन्होंने एक अजीब सा जवाब दे दिया कि भाई आप लोग पुराने हो चुके हैं, अब आप लोग रिटायर्ड हो जाइए, नए लोगों को काम देने का। नहीं तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व ये खनन क्षेत्र देता है, बावजूद उसके जो है क्यों आखिर प्रदेश सरकार या यहाँ के जो है कि नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ध्यान नहीं देते हैं? ऐसा क्यों? उसका एक ही कारण है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत जो लाभ है, उस पर सरकार में कुछ पूरा आईएएस लावी हावी है। प्रशासन, यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है वो यहाँ के जो छोटे व्यवसायियों को साथ लेके चलना नहीं चाहती। वो चाहती है कि छोटे व्यवसायी हट जाएंगे तो बड़े व्यवसायी और प्रशासन के लोग मिलकर इस व्यवस्था को चलाएंगे। नहीं तो बड़े लीज और छोटे लीज में क्या अंतर है? बड़े लीज में यह है कि इसमें जो भी काम होते हैं वो बड़े स्तर पर हो जाएंगे। छोटे पर कई लोग, जब ज्यादा किसी व्यवस्था में मामला डिसेंट्रलाइज होता है, काफी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार के कम चांसेस रहते हैं। लेकिन बड़े में होते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलता है और वो जो इनडायरेक्ट का कहा जाता है रेवेन्यू जनरेट होना, वो स्वाभाविक है, वो होता रहता है। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन अवैध खनन को लेकर के बार बार जो है व्यवसायियों को परेशान किया जाता है, पेनाल्टी लगाई जाती है। इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ व्यवसायी ही जिम्मेदार है कि इसके जिम्मेदार अधिकारी भी हैं? अधिकारी हैं इसमें, जो कमेटी इसको देख रेख, जिसके इस व्यवसाय को देखने के लिए कमेटी बनाई गई। जी, कमेटी किसके द्वारा बनाई? कमेटी डीएम के द्वारा बनाई गई। तो उसमें राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट, ये क्या नाम है, थाना, लॉ एंड ऑर्डर, और ये इतने विभाग उसमें बना के, और क्रेशर व्यवसाय के लोग उसमें जो रखे गए कि जो लीज होल्डर्स हैं उनका एक व्यवसाय, एक कमेटी बनाई गई कि इनके देख रेख में पर मंथ इसकी रिपोर्ट शासन प्रशासन को दी जाएगी। लेकिन अपने जो उनका रोल है उसको न करके केवल जो व्यवसायियों को दोषी ठहराते हुए उन्हीं पर पेनल्टी कलाई लगाए जाते हैं, जबकि ये पेनल्टी या जो भी पनिशमेंट होना चाहिए, जो दंड होना चाहिए, वो जो इस कमेटी के सदस्य लोग हैं उनको होना चाहिए, न कि हमारे व्यवसायियों को। नहीं तो ये इसका जो है बार बार जो परेशानी हो रही है, खनन की आती है, उद्योगों पे समस्याएं आती है, तो इसका निवर्तन कैसे होगा? इस पर तो जब तक पारदर्शिता सरकार के द्वारा नहीं ली जाएगी, या तो एक निर्णय हो सकता है, या तो ये छोटी व्यवस्थाएं पुनः उसी व्यवस्था को वापस आए 2012 की स्थिति को। 2012 की स्थिति को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का दिशा निर्देश दिया था। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन और शासन के लोगों ने, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक गलत एफिडेविट दाखिल, शपथ पत्र दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और उन्होंने कहा कि ये चीज किया, लेकिन उसका पूरी स्थिति से उनके क्या नाम है, ईमानदारी के साथ उसका वो पालन नहीं किया, जिसके कारण भ्रष्टाचार में ये फिर बनी गई। क्या इस क्षेत्र में जो है अवैध खनन की राजधानी कही जाती है जनपद सोनभद्र? इसमें सबसे बड़ी चक्कर ये है कि जो विभाग जिसको रोकना चाहिए
अवैध खनन को, गलत कार्यों को वो बढ़ावा दे रहा है, तो उन अधिकारियों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, किस धारा के तहत उन पर भी कार्रवाई की जाए ताकि अवैध खनन या अवैध कार्य को बढ़ावा न मिले? देखिए, मूल गलत कार्यों, खनन कर में जितने भी गलत कार्य होते हैं, इसकी एक कमेटी के द्वारा कमेटी बनाई गई। कमेटी में लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, किसी भी वर्क में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की, तो वो चीजें सही दिशा में नहीं जा सकती। तो अकाउंटेबिलिटी, हमारे जो शासन के लोग, प्रशासन के लोग इसमें लगाए गए, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी न सरकार निश्चित करती है, न यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कोई करता है। बस केवल एक जिम्मेदारी, एक सीधा साधा फार्मूला है कि व्यवसायी को दोषी ठहरा दिया जाए। अब रहा सवाल यह है, इनके खिलाफ जितनी धाराएं हैं एक्सप्लोसिव एक्ट में जी, अवैध जगह पर खनन में 3/7 में जी, 4/5 में, 41-42 में, इनको अगर ये फ्रॉड करते हैं, दस्तावेज में जो हेराफेरी करते हैं, तो उसमें 419, 420, 467, 468 आईपीसी की धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दाखिल होने चाहिए। नहीं, कहा जाता है कि कार्रवाई कागजों पे होती है, धरातल पे कुछ नहीं। ये तो प्रशासन ही तो सुनिश्चित करना चाहिए, जनता तो सुनिश्चित, व्यवसायी तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इसकी जिम्मेदारी जो यहाँ का सरकार है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो कि हमारे यहाँ के एक मंत्री जी भी हमारे पास हैं, उस मंत्री जी का भी दायित्व बनता है कि हमारे फील्ड का व्यवसाय क्यों ध्वस्त हो रहा है, जो कि गाजियाबाद के बाद, नोएडा के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ के व्यवसायी क्यों रहे हैं, यहाँ के जो लोग आदिवासी हैं और यहाँ के लोग हैं, आज हैंड टू माउथ हो गए हैं, खाने के मोहताज हो गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं। तो पहले ये कहा जाता था कि इस खनन क्षेत्र में कम से कम 10,000 लेबर काम करते थे, आज सभी लेबरों का रोजगार छिन गया, आज सभी काम जो है मशीनों से किए जा रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, ये कहना गलत है। ये 10,000 तो डायरेक्ट के लोग थे जी, 10,000 ही नहीं, 10,000 तो डायरेक्ट थे। उनके आड़ में उनके पीछे 1 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट, जैसे ये पान वाला, चाय बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, रोडों पर चाय, क्या नाम है, लोग इस पर काम करने वाले, जो भी अन्य काम करने वाले, उनके पीछे जो एक आदमी काम करता था, उसके 2 बच्चे हो गए, 2 पत्नी हो गई, उनका अब लेकिन आज भी सरकार कहती है कि हम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या इस क्षेत्र में रोजगार को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है? इस क्षेत्र में तो रोजगार बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं रह गया, केवल रोजगार इतने रह गया है कि सरकार कह रही है और हम सुन रहे हैं, इसके अलावा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और इसके लिए पूर्णतः यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो भी है, राजस्व विभाग से जुड़े हुए लोग हैं या पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जिम्मेदार है। नहीं, और एक बात और सामने आ रही है धारा 20 को लेकर के। धारा 20 तो ये तो धारा 20 का जो प्रकाशन हुआ जी, विश्वस्त सूत्रों से हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने जो वार्ता किया था, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ तक को कहीं नहीं रखा गया। ऐसा क्यों? ये ऊपर से, क्योंकि धारा 20 का प्रकाशन, अगर ऐसा डीएफओ को होता तो जो कल तक, जो 12 घंटा पहले धारा 4 से पृथक थी, वह जमीन 12 घंटे बाद धारा 20 में निहित कैसे हो गई? जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से धारा 4 से पृथक थी, वो धारा 4 में, धारा 12 सुबह रात में गजट हो रहा है और सुबह धारा 20 में निहित हो जा रही है। इसमें अगर इस चीज पर डीएफओ और एसीएफ या इन लोगों से राय ली गई तो इस चीज को प्रकाश डालती कि ये चीजें गलत है। क्या इसमें लेकर के व्यवसायी जन जो है माननीय न्यायालय पे गए थे? बिल्कुल गए हुए हैं, हमारी लीड दाखिल है, अभी उस पर हमारी उस पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया, लिस्टिंग हो गई है, हमारी सुनवाई में चल रही है केस। इस पर क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में हमारा खनन क्षेत्र या क्रशर व्यवसाय सुरक्षित रहेगा? जो आज की परिस्थितियां हैं, अगर न्यायपालिका और सरकार दोनों ने यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं किया, तब तक तो संभव नहीं लगता। जबकि ये लॉ ये कहता है कि पब्लिक कोई भी कानून बनाइए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं तो अमेंडेबल होना है, वो अमेंडेबल है। लेकिन यहाँ का जितने भी कानून बनाए जाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नहीं, यहाँ के लोग गरीब आदिवासियों के लिए नहीं, यहाँ के छोटे व्यवसायियों के लिए नहीं, इन्हीं गलत नीतियों के कारण जो मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है और जो क्या ये छोटे इंडस्ट्री है या ट्रेडर्स हैं, वो इनकी वजह से परेशान नहीं। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है इस उत्तर प्रदेश में, जबकि जनपद सोनभद्र औद्योगिक क्षेत्र के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बावजूद उसके इस तरफ उनका ध्यान आखिर क्यों नहीं है? यहाँ के प्रभारी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि प्रभारी मंत्री जो हर जिले के होते हैं, हर जिले में प्रभारी मंत्री होते हैं, प्रभारी मंत्री और यहाँ के सांसद विधायक के प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ के व्यवसायी, जो मुख्य व्यवसायी हैं, जो बड़े उस तरह के व्यवसायी हैं जो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, वो शासन प्रशासन के साथ बैठकर इस पर निदान का एक वार्ता होनी चाहिए। और उसमें ये मुख्यमंत्री स्वयं या अपने प्रभारी मंत्री के देखरेख में ये वार्ता का समाधान वार्ता करें तो शायद ही समाधान इसका पूर्ण हो सकता है। आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो व्यवसायी हैं और अपने प्रमुख सचिव, जो 6-7 प्रमुख सचिव जो हमारे व्यवसाय से रिलेटेड हैं,
प्रमुख सचिव फॉरेस्ट हैं, प्रमुख सचिव में ये राजस्व हैं, प्रमुख सचिव माइनिंग हैं, प्रमुख सचिव लॉ है, लीगल हैं, ये गृह विभाग है। इनके सचिवों को बैठाकर जो हमारी समस्याओं को, पहले तो व्यवसायियों की समस्याओं को सुने कि हमें क्या परेशानी आ रही है, किन किन जगहों पर परेशानी आ रही है, इसका निदान प्रमुख सचिव स्तर से कराएं, न कि जिले स्तर से कराएं। आखिर इस व्यवसाय का पीछे जाने का क्या कारण है? पीछे जाने का सर कि स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और जो शासन है, जो शासन की सरकार जो है, वो सरकार ने उतनी इंडस्ट्री की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया है। आखिर क्या आपके जो वित्त मंत्री जी हैं वो क्या नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं आपके व्यवसाय के हित में? हमारे मंत्री जी तो, जो हमारे स्थानीय मंत्री जी हैं, तो व्यवसाय के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? जबकि वो स्वयं भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, आज उनकी पहचान उसी में है, लेकिन अब वो निष्क्रियता क्यों बनाए हैं, इसका जवाब तो मंत्री जी दे सकते क्या हैं। आप लोग खनन निर्देशक से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा है? मंत्री जी से भी 2 बार बात रखी गई थी। हमारे क्रशर यूनियन के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी और उस तत्कालीन में लोग गए थे। मुख्यमंत्री जी के ट्रांजिट कैंप पर भी बात हुई थी, ये मंत्री जी के, और जो ये मंत्री निवास में लखनऊ में बात हुई थी, और पूर्व के जो हमारी खनन निदेशक थी डॉक्टर रोशन जैकब जी, और उनसे भी बात हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन इससे हम लोग मुतमईन तो नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी व्यवसायी के सामने लिमिटेड व्यवस्था होती है, जिसके तहत उसका बहुत विरोध तो नहीं। क्या इस फील्ड में एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एनजीटी के उल्लंघन हो रहा है, और एनजीटी भी अपने कार्य जो उसका दायित्व है या जो उसका वो चीज को नहीं कर रही है, अपने उसका जो निर्वहन है अच्छे। आखिर व्यवसायी कैसे इस समस्या और निदान से उभरे? और दूसरी बात यह है कि यह आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर शासन और प्रशासन, ये हमारा ह्यूमन ग्राउंड कहता है और ये लॉ भी कहता है कि प्रथम नीड जहां रोटी है इस व्यवसाय, इस क्षेत्र के लोगों की, कपड़ा है जी, मकान है, तब शिक्षा है जी। तो जब हमारे इस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से कानून में थोड़ा कुछ शिथिल करना पड़ेगा, और शिथिल करके ही यहाँ के लोगों की जो प्राइमरी नीड है, जो प्राथमिक आवश्यकता है, उसकी पूरी करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस पर काम करना पड़ेगा। जब तक प्रशासन चाह ले तो एक चक्का भी नहीं डोल सकता, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर खनन होना और बार बार आरसी काटना, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो देखिए, ये तो एक अपने कोई इसे कहा था कि ये अपने एक्सपोज करने के लिए, अपने हाईलाइट होने के लिए सब सारी बातें चलती। अगर ये सही रूप से क्रियान्वयन हुआ होता जी, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट में, कितने खिलाफ अवैध जगह पर कितने मुकदमे कायम हुए, और आज तक गवर्नमेंट में कितने रेवेन्यू, इस व्यवस्था के तहत जितने रेवेन्यू का नुकसान हुआ है जी, देश का नुकसान हुआ, इतने बिंदुओं पर हमारा नुकसान है। विकास प्राधिकरण का, शक्तिनगर विकास प्राधिकरण का रेवेन्यू प्रभावित हुआ जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू प्रभावित हुआ जी, जीएसटी का रेवेन्यू प्रभावित हुआ जी, MM11 का रेवेन्यू प्रभावित हुआ जी, और जो जिला पंचायत का रेवेन्यू प्रभावित हुआ। इसके बाद व्यवसायी प्रभावित हुआ, यहाँ के लोग प्रभावित हुए। इसके लिए जो सरकार की और प्रशासन की जो गलत नीतियां हैं, जिनको सही रूप से इन्होंने एक सही दिशा न देने के कारण ये सारी प्रभावित होती चली गई। इस पर जब तक सरकार अपने हिस्से पूरी ईमानदारी के साथ व्यवसायियों के साथ कोई वार्ता नहीं करेगी, तब तक ये मीडिया, ये माध्यम, जो सरकारी, जो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो वार्ता होगी, उस पर कोई सफलता नहीं मिलेगी।